स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं शिवशंकर दुबे। आइए आपको जोड़ते हैं आज एक विशेष व्यक्तित्व जो इस समय जनपद भदोही के एसपी हैं। आपको बताएं कि इससे पहले आप एएसपी रह चुके हैं सहारनपुर के, और आपको डीजीपी के सिल्वर मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी पहचान है कि महज 7 वर्ष के कार्यकाल में आप 41 से ज़्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं और तमाम उपलब्धियां आपके पास हैं। आइए आपको उनसे जोड़ते हैं और जनपद भदोही के मुद्दों सहित युवाओं के को संदेश को लेकर तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। स्वागत है सर चैनल में आपका। धन्यवाद। अगर सर बात करें, जनपद भदोही एक शांतिप्रिय जिला कहा जाता है, लेकिन हर जिले की अपनी चुनौतियां होती हैं। भदोही की मौजूदा तस्वीर को आप कैसे देखते हैं और आपके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? जी, जब से मुझे कार्यभार संभाले हुए करीब 25 दिन हो गए हैं, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन अभी तक रहा है, क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है भदोही जिला, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा वॉल्यूम में है। तो उसको लेकर मेरा और डीएम साहब का काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि इनको जितने भी लैंड डिस्प्यूट हैं इसको हम एक मिशन मोड में लेके धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, और लैंड डिस्प्यूट ख़त्म होने से उससे जन्म लेने वाले क्राइम हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लैंड डिस्प्यूट में आप देखते भी हैं कि हत्याएँ भी हो जाती हैं, काफ़ी मारपीटें होती हैं, और वो सारे डिस्प्यूट्स हम ख़त्म कर देंगे तो हमारा मानना है कि उससे पनपने वाला जो क्राइम है वो हम उस पर कंट्रोल पा लेंगे। पहली प्राथमिकता तो हमारी यही रहेगी। दूसरी जो बाकी छोटी मोटी जो चोरियां हैं या छोटे मोटे इस तरह के क्राइम हो रहे हैं जिसमें लोगों की संपत्ति जा रही है, उसमें भी हमारा फोकस रहेगा। तो यही हमारी अभी प्राथमिकताएं हैं, और धीरे धीरे जब इनसे कंट्रोल पाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाके जो दूसरे टाइप के क्राइम होंगे और ऐसे साइबर क्राइम हुए, जो ऐसे क्राइम्स हैं जो अभी तक हमने टेकअप नहीं करे उसको भी हम टेकअप करेंगे। अगर सर बात करें संगठित अपराध या जो माफियाओं का समूह है, उस पर नकल कसने के लिए आपकी टीम किस तरह कार्य कर रही है? जी, मेरा मानना है कि पिछले 5-6 साल में काफ़ी हद तक जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज माफिया काम करते थे, ऑर्गेनाइज माफिया के लिए जो ये इनफेमस था भदोही जिला, तो उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। मेरा जो इस पर फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि जो जिस तरह की मेहनत मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा की गई है उसमें, तो उसी राह पे चलते हुए हम और भी इस पे कार्रवाई करें, और जो पूर्व में कार्रवाई की गई है उसमें किसी तरह का रिलीफ माफिया को ना मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम देख रहे हैं सर आपके नेतृत्व में मिशन शक्ति को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मिशन शक्ति कितना सफल है और महिलाओं का कितना भरोसा बढ़ा है पुलिस प्रशासन के प्रति? जी, मिशन शक्ति एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे सीएम साहब शासन की। पूरी उसमें मंशा है कि जो हमारा 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। वही हमारा फोकस है। कोई भी अगर महिला अपराध घटता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा हम प्रायोरिटी पे लेते हैं। उसमें जो भी हमारी तरफ से कार्य हो सकते हैं, जो भी उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लेकर जो अभियुक्त है उसकी सज़ा करवाना है, ये पूरा जो उसकी लाइफ साइकिल है उसमें हम पूरे में काम करते हैं। और हम आप देख भी रहे होंगे कि पॉक्सो जैसे जघन्य अपराध हैं उसमें बड़ी बड़ी सज़ाएँ हो रही हैं, बहुत जल्दी सज़ाएँ हो रही हैं। और मिशन शक्ति का एक जो पार्ट है वो अवेयरनेस का भी है। हमारी जो महिला बीट सिपाही हैं वो जाके गाँव जाती हैं, गाँव में और छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस में जाकर महिलाओं को बता रही हैं, उनके राइट्स के बारे में बता रही हैं, और जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके बारे में अवेयर किया जा रहा है। तो एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और धीरे धीरे अब आप देखें महिला से जो अपराध हैं वो रजिस्टर भी हो रहे हैं, वो बताए भी जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि महिलाएं जो थीं वो आगे नहीं आ पाती थी, अपराध उनके साथ अपराध घटित हो रहे हैं उनके बारे में बता नहीं पाती थी, बता रही हैं और फिर कार्रवाई भी हो रही है। अगर सर बात करें साइबर अपराधों की, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पे कल नकल कसने के लिए? जी, साइबर अपराध ही मेरा मानना है कि नेक्स्ट जनरेशन साइबर अपराध पे ही बेस्ड होगा। आजकल आप देख रहे होंगे लूट डकैती चोरी की जो संपत्ति जाती है वो सिर्फ 2 या 3% है जो टोटल साइबर क्राइम में जाती है। उससे बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, इसमें 50-60 लाख रुपए एक बार में खाली हो जाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े ऐसे सीनियर सिटीजन्स के, जो बेचारे अपना पेंशन का पैसा या ग्रेजुएटी का पैसा अपने अकाउंट में लेके बैठे। तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। गंभीर अपराध के साथ साथ ये बहुत चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें जो अभियुक्त की लोकेशन है वो बहुत मल्टीपल ये एक ऐसा अपराध नहीं है जिसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे बैठे 30-40 किलोमीटर के रेडियस में आपको अभियुक्त भी मिल जाएगा और बरामदगी भी हो जाएगी। इसके लिए पुलिस को बहुत काम करना पड़ता है। बैंक अकाउंट्स पूरे इंडिया में घूमते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो अभियुक्त हैं वो करीब
3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर बैठ के लोगों को फ़ोन कॉल करके उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। चैलेंजिंग है, लेकिन अब साइबर थाने की हर ज़िले में स्थापना भी इसी मंशा से की गई है कि ये जो क्राइम है वो रजिस्टर भी हों। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी साइबर क्राइम में ये रहती है कि एटलीस्ट जो अमाउंट है जो बैंक में गया है वो फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज़ होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो धोखाधड़ी में कुछ पैसा गया है वो दूसरे के अकाउंट में पहुंचने से पहले वो फ्रीज़ होल्ड हो जाएगा और उसको हम कोर्ट के प्रोसीजर से वो वापस भी करवा सकते हैं। तो इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में हमने करीब 10-10 लाख रुपए वापस करा रहे हैं हम। तो यही हमारा एक फोकस पॉइंट रहेगा कि पहले पैसे वापस आ जाएँ, पैसे बच जाएँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ में ये रहेगा कि जो अभियुक्त हैं जो ये कर रहे हैं हमारी भोली भाली जनता के साथ, उन पे हम नकेल कसेंगे। सर अगर बात करें नशे के खिलाफ प्रशासन, आपके प्रशासन का किस तरह युद्ध चल रहा है? भदोही के लिए एक जो पेक्यूलियर चीज़ है, जो भदोही स्पेसिफिक चीज़ है, वो यहाँ पे मुझे पता चला कि गांजे का जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा था। सिंस हाईवे का पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमारी जो जीटी रोड है वो पूरी क्रॉस करती है, तो उसमें भी जो दूर दराज से ईस्टर्न इंडिया की तरफ से और बिहार की तरफ से जो गांजे की सप्लाई आती है वो भी यूपी में अलग अलग ज़िलों में इस रोड के थ्रू पास होती है। ये भी पीछे भी इसमें कार्रवाई हुई है पिछले 2-3 साल में। जो कार्रवाई में लोग बच गए थे, जो वांछित बच गए थे, उसको भी हम धीरे धीरे बिहार, अलवर, अलग अलग राज्यों में टीम भेजकर हम उनको काउंट फॉर कर रहे हैं। अब हमारा यही फोकस रहेगा कि जो हमारे लोकल ऐसे लोग हैं जो पहले एनडीपीएस के मुकदमे में, नशे के मुकदमे में एक बार जेल जा चुके हैं, उनकी हम हिस्ट्री शीट खुलवाएंगे। हम उन पर निगरानी रखेंगे कि वो किस तरह के कार्यकलाप कर रहे हैं और फिर दोबारा से अगर उनकी कंप्लेंट या हमें इस तरह की सूचना मिलती है कि वो ये जो बिज़नेस है दोबारा इसमें नारकोटिक्स का बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम उस पर भी दोबारा कार्रवाई करेंगे। सर अगर बात करें आम जनता की, तो उनकी नज़र में पुलिस प्रशासन की जो छवि है, कठोर छवि होती है, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो जन भागीदारी के रूप में सहयोग कर सकें और अपराध पर और नकल कर सकें? देखिए, पुलिस का परसेप्शन, मेरा मानना है कि पिछले 5-6 साल में काफ़ी चेंज हुआ है। पहले पुलिस को एक डंडे की फोर्स देखी जाती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक वो चीज़ें चेंज हुई, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म आया है पुलिस में। अब सिर्फ जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस को लोग ऐसा भी ना समझें कि मतलब बिल्कुल ही पुलिस सॉफ्ट हो गई है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। ऐसा नहीं। पुलिस पूरी जो हमें पावर दी गई है तीनों एक्ट में हमारे, उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और ये मुझे कहना है कि अब जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं उनको पुलिस से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, उनको बल्कि आके अपनी बात रखनी चाहिए। और अगर उनके साथ कुछ गलत घट रहा है या वो देख रहे हैं कुछ गलत घटता हुआ सोसाइटी में, तो ये बात पुलिस के सामने उनको रखनी चाहिए। सर आपके द्वारा हम आपको पढ़ रहे थे तो कई विशेष कार्य किए गए हैं। अगर आपके सपनों का भदोही कहा जाए तो कैसा होना चाहिए? देखिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एसपी की आकांक्षा यही होगी कि उसके डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड रहे, किसी तरह के क्राइम ना हो, क्राइम हो भी तो क्राइम जल्द से जल्द खुल जाए। तो मेरा भी फोकस यही है कि एक पीसफुल भदोही रहेगा और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जैसी स्थिति सुधरेगी तो बाकी जो डेवलपमेंट और बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी उसके साथ बढ़ेगा। लोग यहाँ पर ऑलरेडी कारपेट की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो और भी लोग यहाँ पर आएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल रहे और क्राइम हमारा कंट्रोल हो जाए या फिर क्राइम हमारा टाइमली वर्कआउट हो जाए, यही मेरा एम्बिशन रहेगा। सर जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ होती है, आपके प्रशासन के द्वारा क्या सहयोग किया जाए कि पत्रकार बिना किसी दबाव के कार्य कर सकें? देखिए, आप पत्रकारिता को फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का, और बहुत सही बोला जाता है। और आजकल अगर आप बोलें तो क्राइम पे कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जर्नलिज्म है, क्योंकि आप लोग ऐसी चीज़ें उजागर करते हैं जो चीज़ बाकी माध्यमों से हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती। काफ़ी पत्रकार हैं जो इस पॉइंट को उठाते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को देखकर हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं और ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है। पत्रकारों को किसी तरह का थ्रेट हो तो ऑब्वियसली मैं उस पर काम करूँगा। अगर कोई लोग जर्नलिस्ट को या पत्रकार को, रिपोर्टर्स को परेशान कर रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और उसी के साथ साथ मतलब मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि इट इज़ डबल एज सॉर्ड है। पत्रकारिता में ऐसे भी कुछ लोग आ गए हैं जो कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ भी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं चेतावनी देता हूँ कि भी अगर आप किसी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं और पत्रकारिता के प्रोफेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उस पर भी ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी।
क्या इसी के तहत जो आपने कहा, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा सोशल मीडिया जो एसपी ग्रुप है, उसमें से कई पत्रकारों को रिमूव किया गया। देखिए, ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज है। मतलब अगर किसी की हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कि भाई वो गलत तरीके से पुलिस से अपनी क्लोजनेस दिखाने, प्रॉक्सिमिटी दिखाने को लेकर लोगों में कुछ गलत मैसेज फैला रहा है, तो ये सब कार्य किए जाएंगे। और अगर कोई पत्रकार आके बोलता है कि साहब नहीं, गलत तरीके से उस ग्रुप से हटाया गया था, तो वो भी देखा जाएगा। मेरा तो मानना ये है कि अगर आप पत्रकार हैं तो आप को उसी दायरे में रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप पुलिस से बात करते हैं या पुलिस प्रशासन के क्लोज रहते हैं, इस चीज़ की धौंस या इस चीज़ का फ़ायदा आपको सोसाइटी में नहीं उठाना चाहिए। सर, एक आखिरी में जो युवा हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह तैयारी? जी, मेरा तो मानना यही है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो भाई अगर आपने यूपीएससी नहीं दिया तो आप कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं। मेरा तो शुरू से फोकस था, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, या जिस भी पढ़ाई को या करियर को आप परस्यू करना चाहते हैं, उसे दिल लगाकर उसमें हमें पूरा अपना मेहनत देनी चाहिए। और अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें अपनी लाइफ से कोई ग्रजेस रखने चाहिए। आगे आपके पास बहुत ऑल्टरनेटिव प्रोफेशंस आएंगे। और कुछ युवा साथी जो हैं, जो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आजकल ऑनलाइन बहुत ही सारी चीज़ें, गाइडेंस अवेलेबल है। बस यही मुझे कहना होगा कि अगर यूपीएससी आपको करना है तो आपको एक सिंगल फोकस के साथ करना पड़ता है। उसमें आप लाइफ में आप डिस्ट्रैक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह की अगर आप सिंगल फोकस होकर और अपने परिवार के सपोर्ट सिस्टम के साथ आप इस एग्ज़ाम में अपेयर करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। एक आखिरी में सर, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा कि आप सीए थे, 16 लाख का पैकेज था आपका, तो क्या आपके मन में आया कि इतना सीए जो लोग बड़े मुश्किल से बनते हैं, आप इतना पैकेज छोड़ के आप तैयारी? देखिए, ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बड़े बड़े आईटी के इंजीनियर्स, आईएम्स के एमबीएस यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। तो सीए प्रोफेशन या डॉक्टर्स भी आप देखते होंगे, डॉक्टर्स भी इवन एम्स के डॉक्टर भी एग्ज़ाम देते हैं। तो कोई जो ये लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जिनको कभी मुझे लगता नहीं कि कोई सैलरी या अर्निंग की प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम देते हैं। बिकॉज इस एग्ज़ाम की जो रेपुटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम अपने आप में एक तरीके का बेंचमार्क है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एक सर्टेन लेवल ऑफ आपने लाइफ में अचीव कर लिया है, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम देते हैं। रिकग्निशन बहुत अच्छा इसमें आपको मिल सकता है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो पब्लिक सर्विस है, जो पब्लिक सर्विस से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब आप ग्राउंड लेवल को टच करते हैं, ग्राउंड रूट लेवल, जब आप मेरे पास रोज़ फरियादी आते हैं और अगर मैं उन फरियादियों में से, मेरे पास अगर 40 फरियादी आते हैं रोज़, तो अगर मैं 5 या 6 लोगों की समस्याएँ सॉल्व कर देता हूँ या उनकी ऑन द स्पॉट उनकी मदद हो पाती है, तो उससे भी जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो भी किसी और प्रोफेशन में मुझे लगता नहीं। कल ही आपके द्वारा एक बनाया गया नियम, वो बड़ा अच्छा लगा सब लोगों को कि अगर कोई बाहर रहता है तो वो आपके पास नंबर जमा करेगा तो उसकी सुरक्षा की जाए। सर, क्या प्रक्रिया है, थोड़ा बताइए इसमें। जी, इसका ये मुझे जब से मैं आया हूँ तो मुझे एक पैटर्न देखने को मिला यहाँ पे चोरी का, कि लोग यहाँ के जितने भी पॉपुलेशन है मोस्टली माइग्रेट करके या तो बॉम्बे, गुजरात में जाके सेटल हो गई है। तो जब वो 1.5-2 महीने बाद जब अपने वापस घर में आते हैं तो हमेशा हमें इतना मुश्किल था कि घर में चोरी हो गई है। और फिर जब वो हमें बताते हैं तो हमारे लिए ऑब्वियसली वो चोरी वर्कआउट करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बिकॉज वो टाइम स्पेन जो होता है जिसमें हमें देखना है कि चोर कब आया होगा, वो बहुत लंबा होता है। 1.5-2 महीने अगर कोई आदमी नहीं अटेंड करा अपना घर और फिर वो 2 महीने बाद आके बता रहा है कि साहब 2 महीने के अंतराल में चोरी हुई है, तो उसके लिए मेरे द्वारा ये सोचा गया कि इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हम प्लानिंग तो हमारी यही रहेगी कि जो लोग बाहर रहते हैं वो किसी न किसी माध्यम से, जैसे मैंने अपना सीयूजी नंबर दिया है, उस माध्यम से वो अपने घर का एड्रेस बता सकते हैं और घर की लोकेशन बता के, जिस नाम पे वो घर रजिस्टर्ड है, जो वहाँ के ओनर हैं, उनकी एड्रेस बता के बता सकते हैं कि वो साहब इस समय से इस समय तक वो नहीं है या आउट ऑफ स्टेशन है। तो हम इस तरह के, जैसे हमारे पास डेटा आएगा तो हम कुछ क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर 2-3 गाँव में जो 4-5 घर हैं, हम किसी बीट सिपाही या बीट कांस्टेबल या बीट हल्का प्रभारी को देंगे। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि रात को एक बार जाके वहाँ पे राउंड अप कर लिया जाए और वो घर में कोई लॉक वॉक टूटा तो नहीं है, बाहर जो भी चीज़ हम चेक कर सकते हैं वो हम चेक कर लें और ये देख लें कि मतलब चोरी जितना हमारे पास इस स्ट्रैटेजी से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% चोरी खत्म हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट ओनर्स में भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि भाई कोई उनका घर देख रहा है। और पुलिस का मेन काम भी यही है कि भाई आपको जो लोग बाहर हैं उनके घरों की रक्षा सुरक्षा करनी। तो देखते हैं, नया एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कितना। मैं एक बात को स्टडी करूंगा कि इसमें हमारे पास कितनी कमी आई क्राइम का। अगर एक कमी आती है, विजिबल दिखती है,
तो इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे, इसको थोड़ा और हम डिटेलिंग करेंगे इसमें, किस तरह हम इसको और सुदृढ़ कर सकते हैं सिस्टम को। तो अभी तो मेरा यही कहना है कि हम क्लस्टर बनाएं, क्लस्टर बनाने के बाद रात को पेट्रोलिंग, जो हमारी PRV के व्हीकल्स हैं उनका हम प्लेसमेंट डिप्लॉयमेंट इस तरह करेंगे। हम रात को जो हमारे पास चीता या लेपर्ड रहती हैं उनका हम राउंड एक बार करवाएंगे, और कभी भी जाकर एक बार इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जाकर वहाँ पे वो देखेगा कि ताला वाला सही से लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे। विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।